गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 31 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। आज कई सारे टॉपिक हैं, छोटे और बड़े। कुछ टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कुछ टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो एक जो टॉपिक हम लोग करेंगे आज, करेंगे रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। और मैं अज्यूम करता हूं कि अगर आपने थोड़ा बहुत लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो आपका रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में आइडिया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ नया नहीं करवाऊंगा, बस आपके टॉपिक की रिवीजन करवाऊंगा। क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूज में है तो इसलिए थोड़ा हम इसको रिवाइज यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये रिवीजन पर्पज के लिए है बेसिकली, ठीक है। और यूपीएससी ने यहाँ से प्रीवियस में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है तो वो भी देखेंगे। उसके बाद ढिमसा डांस के बारे में बात करेंगे, ये टॉपिक प्रीलिम्स के रिगार्डिंग है। स्नो लेपर्ड, पिछले 4 साल से जो है सेंसस चल रहा था और फाइनली स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन हमारे देश में कितनी है, कौन कौन सी स्टेट्स में है, वो फाइनली रिवील हो चुका है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन वो हो चुकी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और स्नो लेपर्ड के बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि इस तरह के जो टॉपिक होते हैं स्पीसीज ओरिएंटेड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा कंडेंसेशन क्या होता है, ज्योग्राफी से बेसिक सा आर्टिकल है आज के साइंस वाले सेक्शन से। कंडेंसेशन कैसे काम करता है, कैसे का मैकेनिज्म होता है, वो देखेंगे। बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल नहीं है, छोटा सा ही है, इसको हम लोग कवर करेंगे। जी सैक यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे काम करती है, न्यूज में क्यों है। और इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है जेबी मॉर्गन जीबीआई ईएम इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, और इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है इसमें, वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा एक एडिटोरियल है गृह लक्ष्मी स्कीम के बारे में, तो इसके बारे में बात करेंगे एडिटोरियल वाले सेक्शन से। ठीक है जी, चलो सीधा बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल पे। और पहला जो अपना आर्टिकल है वो है जज वर्सेस जज, सुप्रीम कोर्ट टेक्स ओवर केस फ्रॉम फ्यूडिंग कलकत्ता हाई कोर्ट जजेस। ये आर्टिकल कल आया था और कल मैंने आपको इसको एडिशनल आर्टिकल में दिया था। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर टाइम लगेगा इसको हम लोग करेंगे। तो आज इसको करने का फाइनली समय आ गया है। तो कहानी शुरू होती है बेसिकली कलकत्ता हाई कोर्ट में। और कलकत्ता हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था। और उस केस के अंदर बेसिकली दो वर्डिक्ट आए। एक वर्डिक्ट आया जहां पे एक सिंगल जज थे, ठीक है। एक्चुअली एक पर्सन ने एक कास्ट का फेक सर्टिफिकेट बना के नौकरी लिया था, बेसिकली एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। और वो केस जो है गया हुआ था कोर्ट में। अब वहां पे क्या हुआ, कलकत्ता हाई कोर्ट में सिंगल बेंच की जज थी, ठीक है। सिंगल बेंच की जज ने ये कहा कि भाई ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। ओके। और ये जो जज थे, इनका नाम था अभिजीत। अब यही मामला फिर चला गया डिविजनल बेंच में। डिविजनल बेंच ने फैसला सुनाया कि ये मामला सीबीआई में ना जाए। तो बेसिकली सिंगल जज और डिविजनल बेंच दोनों का वर्डिक्ट अलग अलग हो गया। अब इससे हुआ ये, इससे जो अभिजीत साहब थे, जो जज थे हमारे, वो थोड़े से नाराज हो गए और इन्होंने दूसरे जज के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बात बोली। ठीक है, उसके ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन यस, जजेस का एक ही केस में अलग अलग वर्डिक्ट आया, जिसकी वजह से यहाँ पे कन्फ्रंटेशन हुआ। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी ऊपर बैठ के देख रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखो, आपस में लड़ाइयां बंद करो, ठीक है, ये केस मुझे दे दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी वो केस खुद ले लिया है, खुद को ट्रांसफर कर दिया है, बिकॉज ऑफ दैट कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स। ये बनता है मामला। अब इसमें कपिल सिब्बल जी के वहां पे रिट पिटीशन वगैरह उन्होंने लगाया। तो ये रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, रिट पिटीशन क्या होता है, थोड़ा आपको वो बताता चलता हूं। देखिए, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, यस, हमारे इंडिविजुअल राइट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इनका ये काम होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। लेकिन अगर कहीं पे हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कोर्ट में जाएंगे। तो उस फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और उसको कहते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों ही ऐसे एक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं जो कि किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो कोई सरकारी डिपार्टमेंट से हो। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो जस्टिस लेने के लिए। और ये जो इसे कहते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट में भी होती है आर्टिकल 226 के अंडर में, और सुप्रीम कोर्ट में होती है आर्टिकल 32 के अंडर में। तो बेसिकली आपको प्रोटेक्शन दिया गया है, ये हम लोगों को सबको प्रोटेक्शन दिया गया है अगर हमारे फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करता है तो। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट्स की है,
वो सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिडिक्शन से थोड़ी ज्यादा होती है। इसका एक रीजन ये कह सकते हो, आपके रिट जो हाई कोर्ट्स हैं वो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट से पुराने हैं। तो जो कन्वेंशन चली आ रही है उसके पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट को बाद में बनाया गया था इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट जो ज्यूरिडिक्शन होते हैं वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में होते हैं, जबकि हाई कोर्ट उसको नॉर्मल जो कानून होते हैं उनके केस में भी सुना सकता है। तो रिट ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट की ज्यादा होती है सुप्रीम कोर्ट से, आपने इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। और रिट ज्यूरिसडिक्शन एक बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। तो सरकार कल को ये नहीं कह सकती कि देखो भाई किसी का फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हुआ है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। नो, आप कोर्ट में जा सकते हो, आपको पूरा प्रोटेक्शन मिला है। और हमारे पास जो है कई तरह की रिट ज्यूरिसडिक्शन होती हैं, एज यू कैन क्लियरली सी। हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और क्यू वारंटो। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर किसी ने किसी इंसान को अगर जबरदस्ती डिटेन किया हुआ है या उसे जेल में डाला हुआ है तो वो अलाउ नहीं है, उसको आप रिलीज करिए, उसको कोर्ट के सामने पेश करिए, उसको आप रिलीज करिए। इसका मतलब ये है, राइट। बाय वर्च्यू ऑफ दिस रिट द कोर्ट डायरेक्ट्स द पर्सन सो डिटेन्ड टू बी ब्रोट बिफोर इट टू एग्जामिन द लीगैलिटी ऑफ हिज डिटेंशन। मतलब उसको जबरदस्ती तो नहीं पकड़ा गया, उसको पकड़ने के लिए क्या कानून को फॉलो किया गया है ये सब चेक करता है कोर्ट। तो कोई भी सरकार, कोई भी इंसान किसी दूसरे को जबरदस्ती डिटेन नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो डिटेंशन है अनलॉफुल है तो उसे तुरंत का तुरंत छोड़ दिया जाए, उसे बेल मिले उसको छोड़ दिया जाए। ये होता है हेबियस कॉर्पस। एक हमारे पास होता है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है कमांड। इसका मतलब होता है कमांड। तो आपको पता है कि जो कोर्ट होते हैं भाई वो कमांड दे सकते हैं, है ना। कोर्ट बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है। तो ये कोर्ट के द्वारा कमांड दी जाती है टू डायरेक्ट अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म द लीगल ड्यूटीज विच इट हैज नॉट और रिफ्यूज टू परफॉर्म। सीधी सी बात है, अगर आप सरकारी ऑफिसर हो तो आपकी एक ड्यूटी होती है, आपको वो फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप अपनी ड्यूटी पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हो ऑनेस्टी के साथ। तो कोर्ट आपको ये कमांड दे सकता है कि आप इस ड्यूटी को अपनी लीगल ड्यूटी के हिसाब से करिए, नहीं तो फिर आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। इट कैन बी इशूड बाय द कोर्ट अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल। बिल्कुल, सरकारी जो मुलाजिम होते हैं उनके अगेंस्ट में। पब्लिक कॉर्पोरेशन, यस, जो सरकारी कंपनियां होती हैं। ट्रिब्यूनल, इंफीरियर कोर्ट और द गवर्नमेंट, यस, इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट में भी किया जा सकता है। एक बात हमने ध्यान रखनी है कि जो मैंडेमस है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट में आप उसको नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में नहीं कर सकते, गवर्नर के अगेंस्ट में नहीं कर सकते, ठीक है, और वर्किंग जो चीफ जस्टिस हैं उसके अगेंस्ट में नहीं कर सकते। अब देखो, मान लो मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, मेरी एक दुकान है, राइट। पहली बात तो मेरी दुकान है पर्सनल, मैं कैसे भी चलाऊं, उसको कोर्ट से क्या मतलब है। कोर्ट को मतलब है सरकारी नौकरी से, ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल से, कॉर्पोरेशन से, ट्रिब्यूनल से, कोर्ट से, चीफ जस्टिस से। उसको मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं भी दुकान को बंद करूं चलाऊं, जब मर्जी खोलूं, किसी को सामान दूं या ना दूं, वो मेरी मर्जी है, वो मेरी दुकान है भाई किराने की, राइट। प्रोहिबिशन एक और जुरिस्डिक्शन होती है। इसमें क्या होता है, कई बार ना हमारे जो कोर्ट्स होते हैं वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके फैसला सुना देते हैं। कई बार जो जज साहब होते हैं वो भी थोड़ा जोश में आ जाते हैं, है ना। तो कई बार वो इमोशंस में होके बह के, या कई बार केस ऐसा आ जाता है, इतना सेंसिटिव आ जाता है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर चले जाते हैं। उस केस में क्या होता है, ये जो हाई कोर्ट होता है या जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को या ट्रिब्यूनल्स को मना कर सकता है। किस चीज के लिए, कि भैया अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर मत जाएं, अपने एरिया में रह के काम करें, ये कह सकता है। तो ये कोर्ट कोर्ट को कह सकता है, स्टैट्यूटरी बॉडी को आप नहीं कह सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को आप नहीं कह सकते, आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स को नहीं कह सकते, टाटा बिरला अंबानी को नहीं कह सकते। एक कोर्ट सिर्फ कोर्ट को ही कह सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस, क्वासी जुडिशियल मतलब ट्रिब्यूनल्स, उन्हीं के ऊपर ही अप्लाई होता है। प्रीलिम्स में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिट पिटीशन इज लिमिटेड ओनली टू द जुडिशियल एंड द क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो आएगा आपका प्रोहिबिशन। फिर एक आता है सर्टियोरी। सर्टियोरी का मतलब होता है सर्टिफिकेट। ये इशू की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
किसको इशू की जाती है? टू जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, वही फिर ट्रिब्यूनल की बात आ गई। When such authority passes order without having jurisdiction in such cases, exceeding the jurisdiction conferred upon it, or when it violates the principle of the natural justice, जब आप किसी नेचुरल जस्टिस को वायलेट करते हो तो आप के खिलाफ जो है सर्टियोरी रिट पिटीशन लगाई जा सकती है। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है? नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी ऑफिशियल, कोई भी जज साहब दोनों पार्टी को सुने बिना जजमेंट नहीं देंगे। जब तक दोनों को नहीं सुनोगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए, दोनों को सुनाई किया जाना जरूरी है। हाँ, वो बात अलग है कि सुनने के बाद आप इग्नोर कर दो, लेकिन सुनना तो पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल जस्टिस। दोनों पार्टी को सुनना पड़ता है। इट इज इशूड अगेंस्ट लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द मैटर टू अनदर सुपीरियर बॉडी फॉर केयरफुल कंस। अभी हुआ ना, जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट के केस को सुप्रीम कोर्ट ने खुद को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि वहां पे कुछ इश्यूज थे। तो ये भी सर्टियोरी के अंडर में ही आता है। फिर एक आता है अपना क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई सरकारी ऑफिसर है, अगर वो किसी पद पे है, किसी डेजिग्नेशन पे है, और उस डेजिग्नेशन के लिए उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो प्रॉपर नहीं है, तो वो मैटर आता है क्यू वारंटो के अंडर में। ठीक है? मतलब आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हो, लेकिन उस प्रिंसिपल बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो आपने फुलफिल नहीं किया है, और आप उस पद पे बैठे हुए, तो आप तो इलीगली उसके ऊपर बैठे हुए, तो आपके खिलाफ जो है क्यू वारंटो हो सकता है। ठीक है? अब मिनिस्टीरियल ऑफिस कैन नॉट बी अ टारगेट ऑफ इट। अब सीधी सी बात है, हमारे देश में मिनिस्टर्स के लिए कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं, तो इसलिए आप मिनिस्टर को नहीं कह सकते कि भाई आप जो है डिजर्व नहीं करते हो, आप चलिए क्यू वारंटो लगाते हैं, आप निकलिए यहां से, आप उनको नहीं बोल सकते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो लीगल अथॉरिटीज होती हैं, जो पब्लिक ऑफिस होती हैं, वहां पे जो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे यूपीएससी में लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर 2022 में क्वेश्चन भी आया था। With reference to the writs issued by the Court in India, consider the following statements. Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with the public duty. Okay. Mandamus will not lie against a company even though it may be government company. Okay. Any public-minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of the quo warranto. 1 and 2 only, 1 and 3 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है? तो प्लीज आंसर करें अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पे। आगे बढ़े। ये देखिए कितनी खूबसूरती से महिलाएं एक डांस को परफॉर्म कर रही हैं, और ये जो डांस परफॉर्म किया जा रहा है आंध्र प्रदेश का लोकल डांस है, इसे कहते हैं धिमसा। तो वहां पे जो ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन था 2023 में भी विशाखापट्टनम में, वहां के इसको परफॉर्म किया गया। धिमसा इसका नाम है। तो यहाँ पे तो खैर आपको सिर्फ फीमेल ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन मेल मैन और वीमेन दोनों के द्वारा इसे परफॉर्म किया जा सकता है। धिमसा इस डांस का नाम है, ध्यान रखना है। दिस डांस इज डन टू एस्टेब्लिश फ्रेंडशिप बिटवीन नेबरिंग विलेजेस। पुराने जमाने में इसको जब बनाया गया, तो गांव के लोग लड़ते थे आपस में एक दूसरे से, अलग अलग चीज़ों को लेकर, टेरिटरी को लेकर स्पेशली। तो उन्होंने कहा कि भैया लड़ाई लड़ाई बंद करने से कुछ नहीं होता है, लेट्स हैव अ डांस, लेट्स जस्ट फॉरगेट दिस एनिमिटी एंड बी फ्रेंड्स। तो उसमें ये जो है किया जाता था। मार्च और अप्रैल के महीनों के बीच इसको किया जाता है। ठीक है? इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए जाते हैं वो होते हैं आपका मोरी, किरीदी, तुदुमु, डप्पू और जड्डू कुमल्लू। ठीक है? याद कर सकते हो कर लेना, अदरवाइज नहीं कर सकते तो छोड़ सकते हो। दो टाइप के होते हैं, एक होता है बोड़ा धिमसा और एक होता है गुंडेरी धिमसा। ये आपने याद रख लेना है। आंध्र प्रदेश में धिमसा के अलावा और भी कई जो है फोक डांसेस होते हैं, जैसे कुचिपुड़ी, यस, विलासिनी, नाट्यम, आंध्र नाट्यम, लंबाड़ी, कोलट्टम और बुट्टा बोम्मालू। ठीक है? ये होते हैं। आपके स्टेट में कौन से फोक डांस हैं आप मुझे बताएं। हालांकि कुछ स्टेट की लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपको, जैसे कर्नाटक के अंदर ये सब फोक डांस होते हैं। महाराष्ट्र के अंदर लावणी बहुत पॉपुलर है, नाटक खोलिए फिल्म वगैरह में आपने देखा होगा लावणी को कई बार। ठीक है? गाफा और बोहादा। राजस्थान के अंदर आता है झूलन, लीला, झूमा, सुसीनी, भोपाल। ठीक है? घूमर और चक्री। घूमर और चक्री काफी फेमस है, आपने देखा होगा। कलबेलिया काफी फेमस है। ये इसे जो है स्नेक डांस भी बोलते हैं। कलबेलिया कम्युनिटी के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये तो हो गया। आपके स्टेट में कौन सा फोक डांस है
तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। स्नो लेपर्ड, और 4 साल के सर्वे के बाद फाइनली जो है स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन कितनी है हमारे देश में, उसको रिलीज कर दिया गया है। 718 स्नो लेपर्ड है भैया इंडिया के वाइल्ड में, मतलब जंगलों में। ठीक है, पहली बार ये किया गया है। पिछले 4 साल से हम लोग 2019 से कोशिश इसकी कर रहे थे, और स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया 2019 में स्टार्ट हुई। और इसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, ठीक है, WWF, उसके अलावा नेचुरल नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, NCF मैसूरू के अंदर आती है विद द हेल्प ऑफ WII। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, इनके द्वारा इसको किया गया था। स्नो लेपर्ड का जो सर्वे है, जो पॉपुलेशन अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि स्नो लेपर्ड ना बहुत ही शाई टाइप का एनिमल होता है, तो सामने आता नहीं है, बहुत छिपके रहता है, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे रहता है। तो वहां तक जाना, उसको कैलकुलेट करना कैमरा के द्वारा, सैटेलाइट्स वगैरह के द्वारा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है स्नो लेपर्ड की संख्या। हालांकि ये एग्जैक्ट पॉपुलेशन है हमें नहीं पता, कम या ज्यादा हो सकती है। कभी कभी जो है ओवर काउंटिंग भी हो जाती है, डबल काउंटिंग भी हो जाती है, हालांकि अभी थोड़ा उसका चांस कम होता है। क्योंकि आजकल हम लोग क्या करते हैं ना, DNA टेस्टिंग भी कर लेते हैं, तो उसकी वजह से डबल काउंटिंग के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। पहले ये सब नहीं होता था। जो सबसे ज्यादा इंडिया में मिले हैं स्नो लेपर्ड, वो लद्दाख में है, 477। उसके अलावा उत्तराखंड 1024, हिमाचल प्रदेश में जो है 51, अरुणाचल में 36, सिक्किम में 21, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 9 है। ठीक है, वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन पाई जाती है उसका 10 to 15% जो है वो इंडिया में है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए कई सारी टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने यूज किया, जैसे कैमरा, कैमरा ट्रैप्स, ठीक है। उसके अलावा स्नो लेपर्ड के जो हेयर हैं, स्कैट है, बॉडी मार्कर्स हैं, उनको जो है यहाँ पे किया गया। तो जो स्टेट्स के अंदर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं उनको यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया। उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है, देहरादून में ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि यूनियन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर में काम करती है, इसने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई ताकि वो कैलकुलेशन जो है वो एग्जैक्ट हो सके। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड माउंटेनियस रीजन्स में पाया जाता है, सीधी सी बात, इसके नाम में ही स्नो है, तो दिल्ली में तो नहीं मिलेगा। सेंट्रल और साउथ एशिया कंट्री में ये पाया जाता है। इंडिया में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, हेमिस नेशनल पार्क जो है उसके अंदर अच्छी खासी पॉपुलेशन स्नो लेपर्ड की यहाँ पे पाई जाती है। टॉप प्रेडेटर होता है, तो टॉप प्रेडेटर की संख्या अगर अच्छी खासी होती है तो ये बताता है कि बाकी सारा इकोसिस्टम ठीक है। स्नो लेपर्ड इसीलिए जिंदा है ना, क्योंकि उसके लिए फूड अवेलेबल है। तो अगर टॉप कार्निवोर की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, जैसे टाइगर है हमारे पास, ठीक है, लायन है, स्नो लेपर्ड है, चीताज हैं, ये टॉप कार्निवोर्स होते हैं। अगर इनकी संख्या अच्छी है तो ये बताता है कि भाई आपका पूरे का पूरा इकोसिस्टम बेटर काम कर रहा है, वहाँ पे फूड चेन और फूड वेब जो है अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है। आयुष्मान की रेड लिस्ट में स्नो लेपर्ड को वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। रेन, हाउ वेपर बिकम्स वाटर। वैसे तो अगर आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ा है आपकी NCERT वगैरह में तो आपको आइडिया इसका होगा ही, बट आपको मैं बताता चलूं कि जैसे हमारा जो मैटर होता है उसकी 4 स्टेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और एक होता है आपका प्लाज्मा स्टेज। यहाँ प्लाज्मा स्टेज की बात हम लोग नहीं करेंगे। मतलब जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे जो एटम्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, तो प्लाज्मा स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकली चार्ज, आयनाइज्ड, आप कुछ भी बोल सकते हैं। दैट्स अ डिफरेंट केस, प्लाज्मा के बारे में बात नहीं करेंगे। 3 स्टेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है जी। तो अब सवाल यह है कि जब सॉलिड जो होता है, मतलब जैसे हमारा आइस है, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे बोलते हैं मेल्टिंग। उसको आप हीट देते हो, वो मेल्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड को जो आप हीट देते हो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको एस्केप कर जाते हैं, इसे कहते हैं वेपराइजेशन, जो इवेपोरेट हो जाता है। तो सॉलिड से लिक्विड में उसको बोलते हैं मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, इवेपोरेट हो गया। अब जो गैस है, गैसेस जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूं, वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब आपस में मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंस हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। गैस से लिक्विड में चेंज होने को बोलते हैं कंडेंसेशन।
लिक्विड से सॉलिड जब होता है तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। तो ये हमारा आइस है, आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ, वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, वाटर फिर से, ओ सॉरी, वाटर वेपर जो है फिर से वाटर के अंदर कन्वर्ट हुआ, और वाटर फिर से आइस के अंदर कन्वर्ट हुआ। ये मतलब बेसिकली यहाँ पे पूरा खेल चल रहा है। आइस से जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो इसे कहते हैं भैया मेल्टिंग। वाटर से जब वाटर वेपर कन्वर्ट होता है इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट होता है तो इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। और वाटर से आइस में कन्वर्ट होता है तो इसे कहते हैं हम लोग कि सोलिडिफिकेशन इसका हो रहा है। ठीक है, सोलिडिफिकेशन। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं, जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो इसको क्या कहते हैं? ठीक है, या गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसको क्या कहते हैं? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मजा आएगा, क्योंकि आई थिंक आपने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा ही होगा तो उसमें सब दिया हुआ है। अब यही खेल जो है चलता है हमारा बारिश में। रेन, रेन कहाँ से आती है? तो ऑफ कोर्स रेन तो वाटर ड्रॉप ड्रॉप से ही आती है ना, वाटर की ड्रॉप्स होती है, उसी को तो रेन बोलते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे छोटे 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 वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है जी, वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर जो है वाटर की गैस फॉर्म होती है, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर घूमते रहते हैं। और इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स भी घूमते रहते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स, सोल्ट पार्टिकल्स, वो भी घूमते रहते हैं। अब ये घूम रहे हैं आपस में, कोई टेंशन नहीं है। डस्ट, सॉलिड पार्टिकल, सोल्ट पार्टिकल, ये वाटर वेपर्स घूम रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब एप्रोप्रिएट टेम्परेचर होता है और प्रेशर कंडीशंस होती हैं। मतलब लो प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो वाटर वेपर्स हैं वो उन सॉलिड पार्टिकल्स की जिसमें मैंने बात किया उसके साथ चिपक जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। क्योंकि ये जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं इनसे बोलते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। इसे न्यूक्लियाई बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी इसको बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो इसके आसपास ये छोटे छोटे वाटर वेपर ऐसे जमा होने शुरू हो जाते हैं, कंबाइन होने शुरू हो जाते हैं। इससे हमारा बनता है एक वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर जो 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 ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं इनके पास एक स्पेशल यूनिकनेस होती है कि ये मॉइस्चर को अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे बन गया वाटर ड्रॉपलेट। ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट मिलके जो है फिर एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, और इसके सेंटर में होता है ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। अब ये प्रोसेस कहाँ चल रही है? ये प्रोसेस क्लाउड्स में चल रही है। क्लाउड्स के अंदर होता है कंडेंसेशन। तो क्लाउड्स के अंदर जो है ये ड्रॉप्स होती हैं, वाटर ड्रॉप्स होती हैं। और जब ये वाटर ड्रॉप काफी हैवी हो जाती हैं तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। हालांकि जहां से ये चलती हैं क्लाउड से, तो हो सकता है ये वाटर ड्रॉपलेट बहुत बड़ी हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है इसका साइज बहुत बड़ा हो। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आती है फ्रिक्शन होता रहता है और ये उसका साइज जो है वो छोटा होता रहता है। ठीक है, और जब ये हमारे ऊपर गिरती है तो ये एक अलग साइज में गिरती है। ठीक है, यूजली 5 mm से ज्यादा होता है। तो ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जो छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं उससे मिलने से ये बनता है। वाटर वेपर को जब अप्रोप्रिएट प्रेशर मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कुछ भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, पोलन, सोल्ट पार्टिकल्स, वो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, जो सोल्ट होता है, क्योंकि सोल्ट मैंने आपको बताया कि ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करता है। जब एटमॉस्फेयर के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% से ज्यादा हो जाती है तो सोल्ट वाटर वेपर को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये जो वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर से बनता है वाटर ड्रॉपलेट, और वाटर ड्रॉपलेट से बनती है वाटर ड्रॉप्स। वाटर ड्रॉपलेट छोटा होता है, वाटर ड्रॉप्स बड़ी होती है। एज द वाटर मोलिक्यूल्स स्लोली कलेक्ट एंड कंडेंस ऑन द पार्टिकल्स, क्लाउड ड्रॉपलेट्स फॉर्म। पहले ड्रॉपलेट बनेगा, दे आर मिलियन टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल पार्टिकल बट आर स्टिल वेरी टाइनी। तो वाटर ड्रॉपलेट काफी टाइनी होती है, छोटी होती है। हालांकि वाटर वेपर के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि वाटर वेपर तो गैसियस फॉर्म है, बहुत छोटा होता है। तो वाटर वेपर से मिलियन टाइम्स वॉल्यूम ज्यादा होता है वाटर ड्रॉपलेट का, और वाटर ड्रॉपलेट से मिलकर बनती है वाटर ड्रॉप्स। एक वाटर ड्रॉप के अंदर जो रेन ड्रॉप होती है उसके अंदर 3000 से लेकर 6000 वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं।
और एक वाटर ड्रॉपलेट के अंदर बहुत सारे वाटर वेपर्स हो सकते हैं। आप इसको इस तरह से समझिए, ठीक है। धीरे 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 फिर वो अर्थ के ऊपर आ जाते हैं, जैसे हम लोग कंडेंसेशन, मतलब कंडेंसेशन के बाद रेनफॉल होता है सिंपली। कंडेंसेशन के कई टाइप होते हैं, ड्यू, फ्रोस्ट, फोग, क्लाउड्स। तो मैंने आपको क्लाउड के बारे में बताया है, ठीक है। फोग भी क्लाउड ही होता है, फोग भी क्लाउड ही होता है। फोग और क्लाउड में सिर्फ इतना फर्क होता है कि फोग बनती है नियर सरफेस और जो क्लाउड बनता है अबव सरफेस, इतना ही फर्क होता है, बाकी दोनों प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो ये है आपका कंडेंसेशन वाली थोड़ी सी चीज। हालांकि आई एक्सपेक्ट कि आपने ज्योग्राफी में इसको थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा, एनसीईआरटी वगैरह में जीसी लिए होंगे, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बट अगर नहीं भी पढ़ा, अब जाके पढ़ोगे तो शायद थोड़ा और बेटर समझ में आएगा, लेकिन आएगा तो पढ़ने से ही। चलिए जी, जी सेक के बारे में बात करते हैं। तो बात ऐसी है कि पिछले साल ये डिसाइड किया गया था कि जो जेपी मॉर्गन, जो गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स एमर्जिंग मार्केट है, ठीक है, जीबीआईईएम इसको बोलते हैं हम लोग। पिछले साल ये डिसाइड किया गया था कि 2024 के जून से इंडिया की जो जीसैक है, मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं, उसको भी इस इंडेक्स के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो तब से काफी खुशी का माहौल था। और सवाल ये है कि जब इन जीसैक को इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाएगा तो हमारे जो जीसैक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वैल्यू बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। अब क्या डिमांड के हिसाब से मार्केट में सप्लाई होगी वो देखना जरूरी है, क्योंकि अगर डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई नहीं है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब वैल्यू आपकी बढ़ती है, डिमांड आपकी बढ़ती है, तो इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। इससे सरकार को बेनिफिट होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये तो इसलिए न्यूज में था। तो इनका ये कहना है कि जीसैक डिमांड में आउटस्ट्रिप द सप्लाई। ऐसा हो सकता है कि सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा हो। और सवाल ये उठता है कि जीसैक है क्या। देखो, वैसे तो मैंने इसको बहुत बार करवाया हुआ आपको क्लास में, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं रिवीजन के पर्पज से। जीसैक एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। इसे स्टेट गवर्नमेंट भी यूज करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी यूज करती है। क्यों यूज करती हैं? पैसे का जुगाड़ करने के लिए, टू अरेंज मनी फ्रॉम द मार्केट, दैट्स इट। तो बेसिकली ये बॉन्ड होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है, और इस पे लिखा होता है कि हमें इतना पैसा चाहिए। जो आदमी हमें इतना पैसा देगा उसे हम लोग इतना फलाना इंटरेस्ट रेट देंगे, 7%, 7.5%, 7.15, जितना भी होता है उसको इतना इंटरेस्ट रेट देंगे। आप इसको 10 साल के लिए खरीद सकते हो, 15 साल के लिए खरीद सकते हो, डिपेंड करता है। तो ये होता है बॉन्ड। तो ये बॉन्ड शॉर्ट टर्म के लिए भी होते हैं, मतलब लेस देन अ ईयर, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। उस केस में इनको ट्रेजरी बिल कहते हैं, जब ये शॉर्ट लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं। और जो लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं इसे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकती है। लेकिन जो 1 साल से ज्यादा के लिए होते हैं उसे बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डेटेड सिक्योरिटी, जी सैक, गिल्ट एज, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये होती है सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के द्वारा। ये होता है बेसिकली पूरा खेल, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसको इशू करती है तो उसे हम लोग स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं, इतना फर्क होता है, बाकी नेचर दोनों का सेम है। रिस्क फ्री होता है, सीधी सी बात है, क्योंकि सरकारी है तो रिस्क फ्री तो होगा ही। बस सरकार तो कहीं नहीं भाग सकती ना, चाहे पार्टी कोई भी आए, लेकिन सरकार तो परमानेंट होती है। तो क्योंकि रिस्क फ्री होता है इसलिए इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन अभी तक इंडिया का जो जी सैक है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो इंडेक्स के अंदर लिस्टेड नहीं था। अब जो है जेपी मोर्गन ने कहा है कि वो लिस्टेड उसको करेंगे। ये है पूरा मामला। अब अगर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड अगर लिस्टेड हो जाएगा, इसका बहुत बेनिफिट होगा। दुनिया भर से इंडिया एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सकता है। यस, ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में आएंगे क्योंकि उनको इमर्जिंग मार्केट में एक्सेस मिल जाएगा। हमारे देश में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो फिजिकल डेफिसिट है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसको इंडिया से फंडिंग मिलने की बजाय बाहर से भी फंडिंग मिलेगा। हमारी सरकार को अभी इंडिया से पैसा मिलने की बजाय बाहर से भी मिलेगा। इससे हमारे बैंकों को बहुत बेनिफिट होगा। अभी क्या है, हमारे बैंकों के पास देखो पैसा तो लिमिटेड सा है। अब उसमें से उसको सरकारी को भी, गवर्नमेंट को भी देना है, प्राइवेट को भी देना है, तो उसके पास पैसा बचता नहीं है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट बाहर से पैसा अरेंज कर सकती है, तो बैंकों के पास काफी पैसा होगा प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए। कम इंटरेस्ट रेट में मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को, बिजनेस एक्सपेंड होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, है ना। ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं उसका इंडिया की करेंसी के अंदर भरोसा बढ़ेगा।
तो इंडियन रुपी भी अप्रिसिएट हो सकता है, और स्टेबल एक्सचेंज रेट जो है वो डेवलप होगा, इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ेगा। ये इसका बेनिफिट होगा जेपी मॉर्गन के अंदर करने का, क्योंकि इस इंडेक्स में आने का सीधा सा मतलब ये है कि भाई अभी आपके जो बॉन्ड है, आपका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो बहुत सेफ है, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसा माना जाता है कि $330 बिलियन तक का जो है 23 गवर्नमेंट बॉन्ड को एनलिस्ट किया गया है, जिनकी वैल्यू जो है $330 बिलियन होगी। तो मतलब इतना पैसा आप अरेंज कर सकते हो, जो काफी बड़ा अमाउंट है। तो इतना पैसा अगर इंडिया में आएगा तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलिए जी, गृह लक्ष्मी इज नॉट अ फ्रीबी। फ्रीबी के बारे में हम लोग पास्ट में बहुत डिस्कशंस कर चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया फ्रीबी गलत है। देखो, फ्रीबी नाम से सुनने से ऐसा लगता है बहुत खराब चीज है। कुछ लोग कहने के भैया चीजें फ्री में नहीं मिलनी चाहिए, है ना। एक इंसान होने के नाते कम से कम हाथ पैर हिलाइए, ठीक है, तब जाके आपको चीजें मिलनी चाहिए। फ्री में चीज देने का मतलब ये होता है कि आप काम करने का मन नहीं करता, आपके मन में ये आता है अरे सब कुछ फ्री में ही तो मिल रहा है, क्या करना है काम करके। सरकार तुम्हारे लोन माफ कर देगी, सरकार तुम्हें आटा दे देगी, चावल दे देगी, सरकार तुम्हें साइकिल दे देगी, वॉशिंग मशीन दे देगी, एलईडी टीवी दे देगी, बुलेट दे देगी, गाड़ी दे देगी। तो लोगों के मन में ये रहता है कि फ्रीबी एक गलत चीज है, लेकिन हमेशा फ्रीबी एक गलत चीज नहीं होती है। फ्रीबी और वेलफेयर स्कीम्स के अंदर थोड़ा ही फर्क होता है। तो कुछ लोग इसे वेलफेयर स्कीम के नाम से जान बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं फ्रीबी है। तो गृह लक्ष्मी कर्नाटका के अंदर एक गारंटी स्कीम है, जिसके अंदर यह कहा गया कि जो हाउस वाइफ्स हैं उनको ₹2,000 दिया जाएगा हर महीने। ये उन्होंने कहा है। तो इसके लिए जो है 32,000 करोड़ रुपीज अलॉट किए गए हैं, जो देने पड़ेंगे कर्नाटका की सरकार को। अब ये तो हो गया स्कीम के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है, क्या है ये पूरा सीन। देखिए, हमारे यहाँ पे सोसाइटी में महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं वो हाउस होल्ड वर्क करती हैं, केयर वर्क करती हैं, जैसे कुकिंग करना, वॉशिंग करना, एल्डरलीज का टेक केयर करना, बच्चों का टेक केयर करना। इसके लिए क्या कोई पैसा चार्ज करती हैं? ऑफ कोर्स नॉट, है ना, नहीं करती, क्योंकि हाउस होल्ड वर्क करती हैं, केयर इकोनॉमी बोलते हैं। तो इसकी जो केयर इकोनॉमी है, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, उनके काम को मॉनेटरी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। और क्योंकि यहाँ पे फीमेल फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है हमारे देश में, तो सरकार ने ये कहा कि भाई हमें ये जो काम किए जाते हैं केयर इकोनॉमी में, जो अनपेड वर्क होता है, हमें जरूरत है कि इसको भी हम लोग रिकॉग्नाइज करें। और उसके लिए एटलीस्ट एक शुरुआत के तौर पे हम लोग उनको हर महीने ₹2,000 देंगे, ये इसके अंदर कहा गया है। द बर्डन ऑफ अनपेड एंड द केयर वर्क इज डिस्प्रोपोर्शनली हायर फॉर द इकोनॉमिकली पुअर वुमन। अब एक जो अमीर परिवार में एक महिला है, वो भी हाउस वाइफ है, ठीक है, होम मेकर है, वो भी काम कर रही है, एक गरीब परिवार में भी काम कर रही है। इनका ये कहना है कि जो पुअर फैमिली के अंदर जो अनपेड वर्क होता है, वो ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है फैमिली को, क्योंकि एक तो उसकी इनकम वैसे भी बहुत कम है। तो आपने देखा होगा यूजली कि जो पुअर फैमिलीज होती हैं वहां पे महिलाएं भी काम करती हैं। कोई मेड का काम कर रही है, कोई कुक का काम कर रही है ना, कुछ ना कुछ तो कर ही रही है ना, क्योंकि उसकी फैमिली को पैसे की सपोर्ट चाहिए। रिच फैमिली में तो महिलाएं अफोर्ड कर सकती हैं काम ना करना, क्योंकि उनके पास तो पैसा है भाई, कर सकती हैं। वो तो बच्चों के टेक केयर करने के लिए किसी को हायर कर सकती हैं, घर की साफ सफाई के लिए किसी को हायर कर सकती हैं, लेकिन पुअर तो नहीं कर सकती। तो गरीब परिवार की महिलाओं को इस सपोर्ट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो अपने काम को आउटसोर्स नहीं कर सकती हैं। तो इस स्कीम का बहुत बेनिफिट है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो अनपेड वर्क है इसे रिकॉग्नाइज किया गया है। दूसरी बात, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बूढ़ी होती चली जा रही है, तो जो बुजुर्गों का बर्डन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस कम से कम जो ₹2,000 आएगा, इससे उस बर्डन को हल्का फुल्का कम किया जा सकता है। इनका यह कहना है कम से कम रसोई का खर्चा तो चलेगा, राइट। महिलाओं जो केयर वर्क करती हैं उनको थोड़ा एंटाइटलमेंट मिलेगा, है ना, एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है। वीमेन जब बाहर काम करने जाती हैं तो उनके पास बार्गेनिंग पावर कम होती है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। एक मेल के पास बार्गेनिंग बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है, क्योंकि भैया अगर आप यहाँ काम नहीं करोगे तो कहीं और काम कर लोगे। महिलाओं के पास तो लिमिटेड से ऑप्शंस हैं, बार्गेनिंग पावर कम होती है, इसलिए उनको कई बार सैलरी भी इसकी वजह से कम मिलती है। बार्गेनिंग पावर कम होती है। अब अगर उनको ₹2,000 आप दोगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। यस, क्योंकि ₹2,000 में ठीक ठाक सा किचन का खर्चा चल जाता है।
तो कम से कम उनको ये टेंशन तो नहीं है ना, तो इसलिए बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है, उनकी कॉन्फिडेंस आएगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये फ्री भी है, उनको ये कहा गया है कि देखिए भाई ये फ्री भी नहीं है, इससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। 2,000 रुपये आएंगे, आप उसे घर पे तो नहीं रखोगे, कुछ ना कुछ खरीदोगे मार्केट में, पैसा मार्केट में ही सर्कुलेट होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, कैश ट्रांसफर बढ़ेगा। जो डिमांड बढ़ेगी इसी से तो फिर बाद में काम चलेगा ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होगी, कंजप्शन इंप्रूव होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होगी। अब यूरोपियन कंट्री में तो सारा खेल ही इस चीज का है कि भैया लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, सरकार तो कह रही है उनका डिमांड करिए, खाइए पिए मौज करिए, हम आपको इंटरेस्ट फ्री पैसा दे रहे हैं, वो लोग वो भी नहीं ले रहे हैं। तो डिमांड बढ़ना भी बहुत जरूरी है किसी इकोनॉमी को चलाने के लिए। और पैसा अगर आपके हाथ में आएगा तो डिमांड बढ़ेगा, आप सामान खरीदोगे, चीजें खरीदोगे, है ना, उस वजह से। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। अब सवाल यह है कि ये जो 32,000 करोड़ रुपया आएगा, ये कहाँ से आ रहा है? अगर ये इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहा है तो गलत बात है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो हालांकि पुअर से ही लिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए जो पैसा आएगा वो डायरेक्ट टैक्स से आएगा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स गरीबों से नहीं लिया जाता, अमीरों से लिया जाता है। लीकर, इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। यहां से पैसा कलेक्ट करके उसे गरीबों में दिया जाएगा, जिसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हम लोग करने वाले हैं। तो ये फ्री भी नहीं है, ये एक अनपेड वर्क को रिकग्नाइज करने वाली बात है, महिलाओं को कॉन्फिडेंस देने वाली बात है, उनकी लाइफ को थोड़ा डिग्निटी प्रोवाइड करने वाली बात है। ठीक है, और उनको जिस रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी उसकी एक तरफ एक थोड़ी सी शुरुआत है, ये आप लिख सकते हो। अगर आप इसका कंक्लूजन पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या कह रहा है। तो ये बहुत अच्छा कंक्लूजन है, इसलिए मैंने पूरे का पूरा यहाँ पे डाल दिया है। इट इज नाइव टू कंसिडर गृह लक्ष्मी एज अ पनेशिया फॉर द जेंडर इक्वालिटी। अब ये कहना भी ठीक नहीं है कि एक ही छोटी सी स्कीम से जो है जेंडर जो है इक्वालिटी आ जाएगा देश में, और जेंडर इनइक्वालिटी जो हमारे देश में थी उसका सॉल्यूशन है, ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन कम से कम उसकी तरफ एक शुरुआत तो है, उनके अनपेड और केयर वर्क की एक छोटी सी रिकग्निशन तो है, कम से कम उनको एक सपोर्ट दिया गया है, एक हल्का सा कॉन्फिडेंस तो आएगा। अ कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क at the national and the sub-national level and the cooperative federalism are indispensable to address the gender inequality in the economy and ensure redistribution। तो ये जरूरी है। आपने वीमेन को एजुकेशन तो दिया नहीं, एजुकेशन दिया तो जॉब्स दी नहीं, तो क्या करेंगे भैया, घर पे ही काम करना पड़ेगा, अनपेड वर्क करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे फेल हो गए, यहाँ पे फेल हो गए, कम से कम उनको थोड़ा सा मॉनेटरी सपोर्ट करके कुछ तो हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूशन करें, रिकग्नाइज तो करें काम को, ये इसके अंदर कहा गया है। ठीक है, तो हालांकि एक चीज सबका सोल्यूशन नहीं होती है, बट शुरुआत की जा सकती है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट भी आता है ना, इसी से जुड़ा हुआ। तो प्लीज आप इसका भी जाके जरूर पढ़ें, यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होती है, कॉन्सेप्ट, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा कई सारे एडिशनल आर्टिकल हैं हमारे पास, खूब सारे हैं, बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आप पढ़ सकते हो, 7 8 आर्टिकल हैं। कंगारू लेजर्ड को एक वेस्टर्न घाट के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है, ये जरूर पढ़ें। ये वाला आर्टिकल जरूर पढ़ें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। एस्ट्रोनॉमर्स स्पॉट अनयूजुअल ऑब्जेक्ट दैट फॉल्स विद इन द ब्लैक होल मास गैप। मास गैप के बारे में हो सकता है कल हम लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, आज मैं ये नहीं कर पाया टाइम की कमी की वजह से, बट कल कर सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।